दोस्तों, मालदीव में चल रहा इंडिया आउट कैंपेन, बांग्लादेश में बढ़ता एंटी इंडिया सेंटीमेंट, नेपाल इंडिया के बॉर्डर इश्यूज और भूटान का चाइना से बढ़ता लगाव। ऐसा नहीं लग रहा कि भारत के पड़ोसी ही उसके खिलाफ होते नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां पीएम मोदी की लीडरशिप में भारत ने पिछले कई सालों में मुट्ठी भर नए दोस्त कमाए हैं, वहीं एक फैक्ट ये भी है कि बगावत की आंधी हमारे दरवाजे तक आ खड़ी हुई है। जो नेशंस कभी भारत की उंगली पकड़कर एडवांस पावर बनने को राजी थे, आज वही चाइना की ताकत के दम पर हमें आंख दिखा रहे हैं। यानी कल तक भारत भले ही इनके लिए बड़ा भाई था, लेकिन अब चाइना इनका बाप बना फिर रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि भाई जियोपॉलिटिक्स के शतरंज में भारत कहां कमजोर पड़ रहा है। पाकिस्तान और चाइना की साठगांठ क्या पहले ही कम थी, जो मालदीव भी इसमें शामिल हो गया? क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी को अब जंग लग गया है, या फिर हमारा देश चाइना के ट्रैप में फंसता जा रहा है? Why is India's foreign policy failing? अब आप अपने दोस्त तो बदल सकते हैं, लेकिन पड़ोसी नहीं। जब भी जियोपॉलिटिक्स की बात होती है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन लाइंस का जिक्र जरूर आ जाता है, क्योंकि इन्हीं पॉलिसीज को मानते हुए भारत हमेशा से नेबर फर्स्ट पॉलिसी पर काम करता आया है। फिर चाहे साल 1947 हो या आज का 2024, भारत का सीधा और साफ स्टैंड रहा है कि वो अपने पड़ोसी देशों को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस रखेगा और उनके साथ रिश्ते सुधारने के लिए वो सब करेगा जो वो कर सकता है। इसी का नतीजा है कि आजादी के बाद से ही भारत ने अपने पड़ोसी देशों में आ रही हर अड़चनों को सुलझाने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। फिर चाहे वो 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर रही हो या फिर मालदीव्स का मिलिट्री कॉप। हालांकि चाइना और पाकिस्तान के साथ भी रिश्ते मजबूत करने की भारत की तरफ से हर कोशिश रही है, लेकिन दोनों ही दगाबाज नेशंस के साथ भारत की कभी बनी नहीं, और अब इनके ग्रुप को कहीं ना कहीं हमारे बाकी पड़ोसी देश भी ज्वाइन कर रहे हैं। अब इसे भारत से इनकी बढ़ती दूरी कहें या फिर चाइना का उनके देशों में बढ़ता इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसी का असर है कि मालदीव, नेपाल और म्यांमार जैसे छोटे देश भी अब चाइना के बूते पर उछल रहे हैं। हाल तो ये है कि भाई भारत और कनाडा के बीच बढ़ती कड़वाहट भी दुनिया के नक्शे पर दोस्त और दुश्मन की तस्वीरें बदल रही है। एक तरफ से हम ये कह सकते हैं कि भारत के दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन इसकी शुरुआत अगर नेपाल से करें तो इस देश के साथ भारत का याराना सदियों पुराना रहा है। न केवल ज्योग्राफिकली बल्कि कल्चरली, रिलीजियसली और सोशली भी हमसे जुड़े हुए हैं। तो फिर रिश्ते कैसे खराब हुए? दरअसल नेपाल को शिकायत है कि जब सितंबर 2015 में नेपाली संविधान अस्तित्व में आया, तब भारत से नेपाली संविधान का उस रूप में स्वागत नहीं किया गया जिस तरह से उसे आशा थी। इसके अलावा 2015 में ही नेपाल के संविधान को लेकर वहां के मधेसी लोगों ने आंदोलन किया था। तब भारत नेपाल सीमा कई दिनों तक ठप रही थी। नतीजा ये हुआ कि नेपाल ने अपनी कुछ जरूरी सीमा चौकियों पर भारत द्वारा नाकेबंदी का आरोप लगाया, जिसे भारत ने एक सिरे से खारिज कर दिया था। फिर साल 2016 में नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत का दौरा भी किया और भारत के साथ बेहतर संबंधों की कामना की। इस दौरान दोनों देशों ने 9 समझौतों पर सहमति भी जताई, लेकिन ये सब कुछ धरा का धरा रह गया जब नेपाल की चाइना से नजदीकियां बढ़ने लगी। फिर नेपाल में राजनीतिक उठापटक के बाद सत्ता बदली और आखिरकार केपी शर्मा ओली फिर से प्रधानमंत्री बन गए, और इसके बाद शुरू हुआ नेपाल चाइना रिलेशंस का गोल्डन फेज, क्योंकि इसके बाद दोनों देशों में 14 मुद्दों पर समझौते हुए। ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए चीन तिब्बत रेल लिंक समझौता सबसे खास रहा, लेकिन जहां इन दोनों का रिश्ता मजबूत हुआ, वहीं भारत को दोहरा झटका तब लगा जब नेपाल ने चीन के साथ सागर मथ फ्रेंडशिप नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज में शामिल होने के लिए हामी भर दी, जबकि इसके विपरीत उन्होंने भारत के साथ होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए इनकार कर दिया था। अब इससे साफ हो गया कि भारत का दोस्त भी आज चाइना के दम पर उछलने लगा है भाई। अब इसे चीनी जादू कहा जाए या नेपाल की कूटनीतिक चाल, के वक्त आने पर उसने चाइना से नजदीकी बढ़ा ली। और कमाल की बात है कि भारत अपनी डिप्लोमेसी से इसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाया। वैसे चाइना का ये डिप्लोमेटिक खेल केवल नेपाल तक सीमित नहीं है, बल्कि उसने बांग्लादेश, भूटान और मालदीव में भी यही चाल चलने की कोशिश की है। मालदीव में तो चाइना को 100% सक्सेस भी मिली है। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही के इवेंट्स बताते हैं कि कैसे न्यू मालदीवियन गवर्नमेंट चाइना की गोद में जा बैठी है। जहां पहले मालदीव के साथ भारत का बहुत नजदीकी संबंध चल रहा था, वहीं नए प्रधानमंत्री मोइचू तो इंडिया आउट के नारे से ही सत्ता में आए। वो चाइना को लेकर अपनी पॉलिसीज पर इतने साफ थे कि मालदीव पर वन साइडेड चाइनीज इन्फ्लुएंस अब साफ झलक रहा है।
अपनी सत्ता में आने के साथ ही जहां अभी तक सारे मालदीव प्राइम मिनिस्टर पहले भारत आए हैं, वहीं मोइजू पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर बने जिन्होंने भारत के बजाय चाइना को चुना और अपनी पहली यात्रा तुर्की की और उसके बाद वो चाइना गए और दर्जनों समझौते किए। और हाल ये है कि भाई वो अभी तक भारत आए नहीं है। उल्टा उनकी पार्टी के लीडर्स ने ऐसी अपमानजनक बात मोदी जी के लिए कही है कि अब भारत और मालदीव के रिश्ते अपने लोएस्ट पॉइंट पर हैं। अब एक तरफ इंडियन लोग बायकॉट मालदीव्स के नारे लगा रहे हैं, वहीं इसे सुलझाने के बजाय मोइजू ये कहने से बाज नहीं आ रहे हैं कि मालदीव को चाइनीज टूरिस्ट की जरूरत है। भारत के पास उन्हें डराने धमकाने का लाइसेंस नहीं है। इसके अलावा वो मालदीव से भारतीय सैनिकों को हटाने को लेकर भी अल्टीमेटम जारी कर चुके हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस विवाद का फायदा चाइना को जरूर मिल रहा है। जितना मालदीव भारत से दूर जा रहा है, चाइना उसके उतने ही करीब जाने की कोशिश कर रहा है ताकि इंडियन ओशियन में वो अपनी पकड़ को मजबूत कर सके। अब यही चाल वो पहले श्रीलंका के थ्रू चल चुका है और अब बारी मालदीव की है। अब देखिए, खुद मालदीव भी इस बात को समझता है और वो जानता है कि चाइना के साथ उसकी दोस्ती का हाल वही हो सकता है जो आज श्रीलंका का है। लेकिन चाइना के हेवी इन्वेस्टमेंट और पैसों की चकाचौंध के आगे मालदीव सरकार को कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये भी नहीं है कि मालदीव में सबसे ज्यादा आने वाले टूरिस्ट में एक बड़ा आंकड़ा भारत का है और उसको खफा करना मालदीव की इकोनॉमी पर गहरा असर डाल सकता है। मगर वो ये भी जानता है कि अपने स्ट्रैटेजिकल इंटरेस्ट के चलते भारत पूरी तरह मालदीव को इग्नोर नहीं कर सकता। वैसे मालदीव्स और नेपाल के अलावा भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को लेकर बांग्लादेश में भी कुछ बड़ा नहीं कर पाया है। इस देश के प्रधानमंत्री शेख हसीना का भले ही भारत की तरफ एक खास लगाव हो, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि भाई यहाँ के लोग भारतीयों को लेकर काफी एंटी इंडिया हैं। जी हाँ, वो न केवल इंडियन से नफरत करते हैं बल्कि क्रिकेट जैसे मजेदार खेल में भी भारत के खिलाफ उनका एंटी स्टैंड साफ दिखाई देता है। दरअसल एक मेजॉरिटी मुस्लिम देश होने की वजह से वहां की पब्लिक करंट बीजेपी गवर्नमेंट को काफी नापसंद करती है और इसकी एक झलक हमें साल 2021 में भी देखने को मिली थी। हाँ, ये जरूर है कि इसके विपरीत शेख हसीना ने अब तक मोदी सरकार के लिए काफी फ्रेंडली रवैया दिखाया है और हाल ही में बांग्लादेश में एक बार फिर से शेख हसीना सरकार की वापसी हुई है और वो छठी बार प्रधानमंत्री बनी है। इनके आने से जहां भारत को फायदा है, वहीं इनके ऑपोजिशन में बैठी बीएनपी पार्टी वहां जोर शोर से इंडिया आउट का कैंपेन चला रही है। और हैरानी की बात तो ये है कि उन्हें आम जनता का सपोर्ट भी मिल रहा है। ऐसे में आज नहीं तो कल अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो भाई भारत के बांग्लादेश से डिप्लोमेटिक रिलेशन तक बरकरार रखना मुश्किल हो जाएगा। यानी भारत के लिए लॉन्गर रन में बांग्लादेश को अपनी साइड रखना पॉसिबल नहीं है। ऐसे में इसका भी फायदा उठाने के लिए चाइना हर कोशिश करेगा और नॉर्थ ईस्ट पर अपनी पकड़ को मजबूत करेगा ताकि भारत को डोकलाम और अक्साई चीन पर कमजोर कर सके। अब दोस्तों, अगर आप बांग्लादेश के एंटी इंडिया सेंटीमेंट की असल वजह जानना चाहते हैं तो इस पर हमने पहले से ही एक वीडियो बनाया है। आप इस बटन पर क्लिक करके इस कंटेंट का लुत्फ उठा सकते हैं। अब वीडियो में खैर आगे बढ़ते हैं तो चाइना भूटान में भी अपनी पकड़ को मजबूत करना चाह रहा है और यहाँ तक कि म्यांमार भी उसके इस ट्रैप से अछूता नहीं है। दरअसल चाइना जानता है कि करोड़ों के इन्वेस्टमेंट से वो दोनों देशों में अपने पैर पसार सकता है और भारत की फॉरेन पॉलिसी को धाराशायी कर सकता है और कहीं ना कहीं वो ऐसा करने में सफल भी हो रहा है, क्योंकि म्यांमार और चाइना के बीच के रिश्ते एक रोलर कोस्टर राइड की तरह ही रहे हैं, कभी अच्छे तो कभी खराब। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी भाई कि दोनों देशों के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भरपूर हुआ है। म्यांमार भारत से ज्यादा हमेशा चाइना के पक्ष में रहा है और इसलिए यहाँ अपनी पकड़ मजबूत करने में भारत को वक्त लग सकता है। आखिर में रही बात पाकिस्तान की, तो भारत के वेस्ट में मौजूद पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ रिश्ते आज से नहीं बल्कि आजादी के वक्त से ही खराब है। हालांकि भारत ने कई बार इन्हें सुलझाने की भरपूर कोशिश भी की है, लेकिन दोनों देशों के बीच इशू केवल बॉर्डर को लेकर नहीं है बल्कि आतंकवाद, डिफरेंस ऑफ आइडियोलॉजी और डिफरेंस ऑफ रिलीजन भी एक बड़ा मुद्दा है। तभी तो इसका असर राजनीति से लेकर खेल, फिल्म इंडस्ट्री तक सब जगह नजर आता है। हाल ही में भारत में राम मंदिर निर्माण और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो इसका क्रिटिसिज्म पाकिस्तान से भी आया। उन्होंने खुलेआम राम मंदिर के निर्माण की निंदा कर दी है और पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने तो ये तक बयान जारी कर दिया कि हम अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की निंदा करते हैं। ये मंदिर बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया है। बयान में कहा गया कि ध्वस्त मस्जिद की जगह पर बना मंदिर आने वाले समय में भारतीय लोकतंत्र के माथे पर कलंक की तरह बना रहेगा। भारत में बढ़ती हिंदुत्व विचारधारा धार्मिक स्वभाव और क्षेत्रीय शांति के लिए बड़ा खतरा है। अब ऐसा करके भारत मुस्लिमों को दरकिनार करने की कोशिश कर रहा है
और राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उन्हें अफसोस है। कमाल है, ये वो देश कह रहा है जो खुद अपने देश में हिंदुओं के राइट्स को सिक्योर नहीं रख पाया है। हालात ये हैं कि इतने सालों में पाकिस्तान में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार केवल बढ़े ही हैं और सरकार कुछ भी करने में असफल रही है। लेकिन दूसरे देश को ताना देने में ये देश कभी भी पीछे नहीं रहता। देखिए भैया, चाइना के साथ मिलकर पाकिस्तान भारत के साथ अपनी दुश्मनी शिद्दत के साथ तो निभाता है। इनफैक्ट दोनों की साठगांठ ऐसी है कि भाई भारत को इनसे सतर्क रहना ही पड़ता है और बॉर्डर पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है ताकि ये अपनी कोई करतूत ना दिखा सके। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आज भारत चारों तरफ से ऐसे पड़ोसियों से घिरा हुआ है जहां उसके डिप्लोमेटिक टाइज कमजोर पड़ रहे हैं। पहले जहां उसे केवल पाकिस्तान से बचने की जरूरत थी, वहीं अब ईस्ट में बांग्लादेश, नॉर्थ में नेपाल और चाइना, साउथ में मालदीव बढ़ा रहे हैं। आज की डेट में भारत के लिए पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन तो चाइना है, जो भारत की हर एक्टिविटी पर चील की तरह नजर रखता है। एक तरफ तो वो ये दिखाता है कि भारत से उसका 36 का आंकड़ा है और वहीं दूसरी तरफ ट्रेड के लिए अभी भी भारत चाइना का सबसे बड़ा बाजार है। दरअसल इस वक्त भारत में 174 चीनी कंपनियां हैं और कई कंपनियां तो ऐसी हैं जिनके डायरेक्टर चाइनीज हैं। हालांकि नेशनल लेवल पर दोनों देशों में ठनी रहती है, लेकिन ट्रेड सेक्शन दिखाता है कि कैसे भारत इंपोर्ट के लिए चाइना और अपने ही दुश्मन पर इस तरह डिपेंडेंसी लॉन्ग रन में भारत के लिए घातक हो सकती है। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चाइना का इतिहास ही धोखेबाजी का रहा है। 1962 की वॉर से लेकर अब तक इस देश ने केवल हमारे देश पर खंजर ही घोंपा है। इसलिए भारत का डर ये है कि आने वाले सालों में बॉर्डर इश्यूज को लेकर दोनों में हालात बेकाबू हो सकते हैं और इसका सॉल्यूशन यही है कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को दुरुस्त करे, क्योंकि पड़ोसी तो छोड़िए, कनाडा भी अब हमारे देश के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। दरअसल पिछले 1 साल में भारत और कनाडा के रिश्ते काफी खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। खालिस्तान वाले मुद्दे पर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो पहले ही अपना पल्ला झाड़ चुके हैं और सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप भारत सरकार के मत्थे मर चुके हैं। ऊपर से हाल ही में भारतीय छात्रों को झटका देते हुए कनाडा ने यह बड़ा फैसला भी किया है कि वो स्टूडेंट वीजा पर 2 साल की सीमा समय रखेंगे। दरअसल कनाडा को ये बात भी चुभती रही है कि भाई भारत हमेशा हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की बात करके उसके आंतरिक मामलों पर दखल देने की कोशिश करता रहा है। हाल ही में भारत में हुए G20 के बाद पीएम मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के बीच तीखी बातें हुई थी, जिसने मामले को बिगाड़ दिया था। ऐसे में अगर ये रिश्ते नहीं सुलझे तो भारत के दुश्मनों की संख्या में एक और नाम जुड़ जाएगा और वहां खालिस्तान की मांग और तेज हो जाएगी। हालांकि आज की डेट में भारत ने कुछ नए देश भी कमाए हैं और यूरोप और अफ्रीका के कुछ देश भारत के साथ खड़े नजर आते हैं, लेकिन इससे परहेज नहीं करना चाहिए कि अपने पड़ोसियों से रिश्ते सुधारने पर भारत को जमकर काम करने की जरूरत है। वो साउथ एशियन फ्रंट में वो अपनी पकड़ खो सकता है और चाइना भारत से आगे निकल सकता है। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसी के साथ साथ अब आपसे विदा लेते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।